वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर 9 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स का पार्ट 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 क्लास से 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी हैं इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरे वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। किंगडम्स को किस तरह से चलाया जाता था। किंगडम्स के बारे में हमने इसी चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन किंगडम्स को किस तरह से चलाया जाता था। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रूलर्स। जैसे कि अगर हम अर्लियर किंग्स को देखें तो लैंड रेवेन्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था इन रूलर्स के लिए, किंगडम्स को एडमिनिस्टर करने के लिए। मतलब किंगडम्स को चलाने के लिए जो रेवेन्यू होता था, महसूल जो होता था, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था किंग्स के लिए। एंड द विलेज रिमेंड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और विलेज जो होता था वो बेसिक यूनिट होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। और कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हुई थी। किंग्स ने बहुत सारी स्टेप्स को अडॉप्ट किया था जो लोग पावरफुल थे उनकी सपोर्ट लेने के लिए, चाहे फिर वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो, सोशली पावरफुल हो, पॉलिटिकली या मिलिट्री पावरफुल हो। तो उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए किंग्स ने बहुत सारी स्टेप्स को अडॉप्ट किया था। उम्मीद है कि यहाँ तक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर नाउ हेरिडिटरी। कुछ इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थे उनको हेरिडिटरी बनाया गया था। मतलब कि फादर के बाद उसका सन ही, उसका बेटा ही पोस्ट पे जाएगा। अगर बाप किंग है तो उसका बेटा ही किंग बनेगा, कोई दूसरा किंग नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द पोइट हरिसेना वाज अ महादंडनायक और चीफ जुडिशल ऑफिसर लाइक हिज फादर। जैसे कि यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल दी गई है। हरिसेना, हरिसेना के बारे में हम पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट था। मतलब उसके कोर्ट में एज अ पोइट वो काम करता था, जबकि उसका बाप जो था वो चीफ जुडिशल ऑफिसर था। और वो भी चीफ जुडिशल ऑफिसर ही था, लेकिन वो एज अ पोइट भी काम करता था। मतलब उसका शौक जो था वो पोइट का शौक था, पोइट बनने का शौक था। लेकिन उसका बाप जो था वो महादंड नायक था, मतलब चीफ जुडिशल ऑफिसर था। तो उसके बाद उसको भी चीफ जुडिशल ऑफिसर ही बनना पड़ा था और वो भी चीफ जुडिशल ऑफिसर ही था। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस। तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही इंसान जो था वो बहुत सारे ऑफिस होल्ड करता था। फॉर इंस्टेंस, बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक, हरिसेना वाज कुमार अमतिया, मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। तो महादंड नायक होने के अलावा जो, मतलब हरिसेना था वो महादंड नायक भी था, लेकिन इसके अलावा ये कुमार अमिती भी था, जिसका मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। तो ये कुमार अमितिया और महादंड नायक, ऐसी ऐसी टर्म्स जो हैं इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अपने माइंड में ज़रूर रखना। महादंड नायक भी था ये, और उसके साथ साथ कुमार अमिती भी था। मतलब कभी कभी एक एक ही इंसान को, एक ही व्यक्ति को बहुत सारी पोस्ट्स को होल्ड करना पड़ता था। एंड संधि विग्रहिका और संधि विग्रहिका भी था, जिसका मतलब होता है कि अ मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। मतलब एक ऐसा मिनिस्टर जो वार और पीस का मिनिस्टर हो। तो हरिसेना जो था ये वार और पीस का मिनिस्टर भी था, जिसको कहा जाता है संधि विग्रहिका। उम्मीद है कि यहाँ तक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बिसाइड्स इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट लोग जो होते थे उनका बहुत ज़्यादा दबदबा होता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसमें नागा नागा नगारा शिरस्ती जो कि चीफ बैंकर हुआ करता था, और मर्चेंट ऑफ द सिटी, जिसमें नगारा शिरस्ती आता है, जिसका मतलब है चीफ बैंकर। एक चीफ बैंकर होता था और एक मर्चेंट होता था सिटी का। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ सिटी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दशरथवाह और लीडर ऑफ मर्चेंट कारवांस।
और उसके बाद जो लीडर होता था मर्चेंट कारवांस का जो लीडर होता था उसको सर्तवाह कहा जाता था। सर्तवाह, लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां। जो मर्चेंट कारवां होता था, मर्चेंटों का एक कारवां जो होता था, मतलब ऐसे व्यापारियों का या बिजनेसमैन का जो कारवां होता था, उनका लीडर जो होता था उसको सर्तवाह कहा जाता था। प्रथमा कुलिका, प्रथमा कुलिका और चीफ क्राफ्ट्समैन, और जो चीफ क्राफ्ट्समैन होता था उसको प्रथमा कुलिका के नाम से जाना जाता था। एंड द हेड ऑफ कयस्थाज और स्क्राइब्स, और वो हेड होता था स्क्राइब्स का जिसको कयस्थाज के नाम से जाना जाता था। तो ये जो टर्म्स हैं कयस्थाज, प्रथमा कुलिका और उसके बाद सर्तवाह, ये टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद ये पॉलिसी जो थी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रही थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारे लोग जो थे ये मिलकर एक किंगडम को एडमिनिस्टर करते थे। ये पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही थी। बट सोनर और लेटर सम ऑफ दिस पावरफुल मैन ग्रीव स्ट्रांग एनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। अब जो ये कुछ लोग जो थे, जो पावरफुल लोग थे जिनको पावर दी गई थी, तो ये जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो इन्होंने खुद की एक इंडिपेंडेंट किंगडम्स डिक्लेयर कर दी, मतलब खुद को ही राजा घोषित कर लिया। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा अ काइंड ऑफ आर्मी। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी मतलब एक नई किस्म की आर्मी। लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट्स, चेरॉइट्स, कवलरी एंड फुट सोल्जर्स। तो क्या होता है, जैसे कि पहले रूलर जो थे, तो कुछ किंग जो थे वो बहुत ही अच्छी आर्मी ऑर्गेनाइज करते थे, मतलब उनके साथ हाथी भी होते थे, चेरॉइट्स भी होते थे, कवलरी भी होते थे और फुट सोल्जर भी होते थे। चेरॉइट्स एक्चुअली टू व्हील व्हीकल होती है, मतलब जिसको घोड़े ड्रा करते हैं, खींचते हैं, घोड़ों के जरिए जो चलाई जाती है, वो दो पहियों वाली एक व्हीकल होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी ये किंग के पास हुआ करती थी। और इसके अलावा कुछ मिलिट्री लीडर्स भी हुआ करते किंग के पास, किंग को जो किंग को ट्रूप्स देते थे। जब भी किंग को ज़रूरत होती थी, बादशाह को ज़रूरत होती, एक ग्रुप की, एक फौज की ज़रूरत होती, ट्रूप्स की ज़रूरत होती, तो उस वक़्त वो मिलिट्री लीडर जो थे उसको ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे। बट उनको उनको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती। इसके अलावा उनको कुछ लैंड दी जाती थी, इसके अलावा उनको कुछ लैंड दी जाती, और इस तरह से वो उस लैंड के किंग्स बन जाते, मतलब उस लैंड के बादशाह बन जाते, मतलब वो लैंड उन्हीं की हो जाती। और उस लैंड से वो क्या करते, वो उस लैंड से रिवेन्यू कलेक्ट करते, और उसके बाद उस रिवेन्यू का इस्तेमाल करके वो क्या करते, सोल्जर्स और जो हॉर्सेस उनके पास होते उनको मेंटेन किया करते थे। और वो कभी कभी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करते थे लड़ाई के लिए, जब कोई बैटल होती थी, जंग होती थी, तो उसके लिए वो इक्विपमेंट भी देते थे, मतलब कुछ औजार, कुछ हथियार, कुछ वेपन्स वगैरह भी देते थे। और ये लोग जो थे इनको समंताज के नाम से जाना जाता था। इन लोगों को समंताज के नाम से जाना जाता था, मतलब समंताज वो लोग होते जिनको लैंड दी जाती थी, जिनको राजा अपने नीचे रखता, लैंड देता था और बाकी चीज़ें देता था, और जिससे वो पावरफुल होते। और यही समंताज क्या करते, जब किंग जो था वो वीक पड़ जाता था, जब किंग या रूलर वीक पड़ जाता था, तो ये खुद को क्या करते, ये खुद को एक इंडिपेंडेंट मानते थे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते उस जगह का, खुद को किंग डिक्लेयर करते कि इस जगह के बादशाह हम ही हैं, और किंग्स को नहीं मानते थे। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये जो समंताज टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर अभी तक क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और आगे भी इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। असेंबलीज इन साउथर्न किंगडम्स, अब साउथर्न किंगडम्स के अंदर कुछ असेंबलीज भी हुई थी। इंस्क्रिप्शन जो है पल्लवाज की, उसमें बहुत सारी लोकल असेंबलीज़ का जिक्र किया गया है, बहुत सारी लोकल असेंबलीज़ को मेंशन किया गया है। इसमें सभा को भी मेंशन किया गया है, जो कि एक असेंबली हुआ करती थी, जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे उनकी असेंबली हुआ करती। और ये असेंबली जो थी ये फंक्शन करती थी, ये काम करती थी बहुत सारी सब कमिटीज़ की मदद से, मतलब उसकी सपोर्ट से। और उसमें से कुछ कमिटीज़ जो थी वो इरिगेशन का ख्याल रखती थी, इरिगेशन का काम करती थी, कुछ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करती थी, और कुछ रोड्स को बनाने का ख्याल रखती थी, और कुछ लोकल टेम्पल्स को बनाया करती थी। तो इस तरह से असेंबलीज साउथर्न किंगडम्स में होती थी जिनका जिक्र पल्लवा इंस्क्रिप्शन में किया गया है। उम्मीद
है कि यहाँ तक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद क्या होता है, उर was a village assembly found in areas where land owners were not Brahmins। तो उर एक विलेज असेंबली है, ये एक विलेज असेंबली थी जो उस एरिया में पाई जाती थी, उस एरिया में होती थी जहाँ पर जो लैंड ओनर थे वो ब्राह्मण नहीं होते थे, जहाँ पर लैंड ओनर्स ब्राह्मण के अलावा जो दूसरे लोग होते थे, जहाँ पर ब्राह्मण नहीं होते थे लैंड ओनर्स, तो उसको क्या कहा जाता था, उसको उर कहा जाता था। मतलब उर एक विलेज असेंबली थी जो कि ऐसे एरिया में पाई जाती जहाँ पर लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं होते थे। और नागारम, नागारम जो थी ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी मर्चेंट्स की, मतलब मर्चेंट्स का एक संघ जो होता था उसको नागारम के नाम से जाना जाता था। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। अब जो लोग पावरफुल होते थे, मतलब जो मर्चेंट्स और लैंड ओनर्स पावरफुल होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी, तो वही इन असेंबलीज़ को कंट्रोल करते थे। और बहुत सारे इनमें से बहुत सारे लोकल असेंबलीज जो थी वो कंटिन्यू ही रही थी, बहुत सारी सेंचुरीज तक वो कंटिन्यू ही रही थी। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। अब किंगडम्स के अंदर कुछ ऑर्डिनरी लोग भी थे, कुछ आम लोग भी थे, तो इनकी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं लिखी जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑर्डिनरी लोग जो आम लोग होते हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। We can catch an occasional glimpse of lives of ordinary people from plays and other accounts। तो हमें इन ऑर्डिनरी लोगों के बारे में एक झलक मिलती है, वो भी कुछ प्लेज जो हैं, कुछ ड्रामे लिखे गए हैं उनसे, और कुछ दूसरे अकाउंट्स जो हैं उनसे हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। कालिदासा इज नोन फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। कालिदासा जो थे उनको उनके ड्रामे से जाना जाता था, उनको उनके ड्रामे से जाना जाता है जो कि किंग्स के कोर्ट के अंदर काम करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है एक इस प्लेस के बारे में, जो ड्रामे है उस ड्रामे के बारे में, वो ये है कि एक किंग था, और किंग्स और जो मोस्ट ब्राह्मण जो थे, मतलब ब्राह्मण जो थे और किंग जो थे ये संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, जबकि औरतें और मर्द जो थे ब्राह्मण और किंग के अलावा वो प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। मतलब सिर्फ किंग्स और ब्राह्मण ही संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते, बाकियों की लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, मतलब जो आम लोग थे वो प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद एक मोस्ट फेमस ड्रामा है जिसका नाम है अभिजन्ना शकतलम, जिसको कालिदास ने लिखा है। ये एक स्टोरी है लव की, जो कि एक बादशाह जिसका नाम था दुष्यंता और एक औरत जो थी जिसका नाम था शकुंतला, इन दोनों को प्यार होता है आपस में, और इस प्यार की एक स्टोरी जो है वो अभिजन्ना शकंतलम जो एक ड्रामा है इसके अंदर लिखा गया है। और एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है जो गरीब लोग हैं उनकी प्लाइट के बारे में, और फिशरमैन जो है इस प्ले के अंदर उसके बारे में भी कुछ दिया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, इसमें फिशरमैन के बारे में दिया है कि एक फिशरमैन जो था उसको एक रिंग मिलता है। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, फिशरमैन को एक रिंग मिलता है। अ फिशरमैन फाउंड अ प्रेशियस रिंग, एक फिशरमैन जो है उसको बहुत ही कीमती रिंग मिलता है जो कि किंग ने दिया था शकुंतला को। जिस किंग के बारे में हमने अभी पढ़ा, उस किंग ने, क्योंकि उसको शकुंतला के साथ प्यार हुआ था, तो उसने वो रिंग शकुंतला को दिया था, जो कि गलती से एक फिश के ज़रिए स्वेलो किया गया था, मतलब जिसको गलती से एक फिश ने, एक मछली ने निगल लिया था। तो उसके बाद एक फिशरमैन जो था इसको वो मिला था। तो जब ये फिशरमैन जो है उस पैलेस गया, मतलब जब वो महल में गया इस रिंग के साथ, जब वो उसको ये रिंग मिला, इसने उस मछली को पकड़ा तो इसको वो रिंग मिल गया। तो जब ये पैलेस गया, महल में गया उस रिंग के साथ, तो जो गेट मैन था उसने इस पर इल्ज़ाम लगाया चोरी का, क्योंकि जब इसने बोला होगा उसको कि ये रिंग जो है मेरे पास है, ये बादशाह का है, तो उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया। और उसके बाद चीफ पुलिस ऑफिसर जो था उसने भी उसके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की, बहुत बदतमीज़ी से इसके साथ पेश आया, रूडली बात की। लेकिन किंग जो था वो बहुत ही खुश हो गया जब उसने रिंग को देखा। जब ये अंदर गया किंग के पास, तो जब किंग ने रिंग को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और उसने इनाम दिया, रिवॉर्ड दिया फिशरमैन को।
तब पुलिस ऑफिसर और गेटमैन जो थे इन्होंने फैसला किया कि ये इस रिवार्ड को शेयर करेंगे एंड वेंट अलोंग विद द फिशरमैन टू हैव ड्रिंक, और फिशरमैन के साथ ही चले गए ड्रिंक करने के लिए। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद चाइनीज पिलग्रिम्स फाहियान noticed the plight of those who were treated as untouchables by high and mighty। तो फाहियान जो है ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर है, चाइनीज़ पिलग्रिम से है। तो इसने विजिट किया था यहाँ पर, तो इसने जो भी यहाँ पर देखा उसने नोटिस किया, और जो लोग जिन लोगों को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, मतलब शुद्राज जो थे जिनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, जो बड़े बड़े लोग थे वो उनको अपने आप के साथ टच होने नहीं देते थे, उनको एज अ अनटचेबल ट्रीट करते थे। तो उन सब लोगों के बारे में फाहिन ने जो नोटिस किया वो लिखा है। कहा जाता है कि देवर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको बताया जाता है कि आपको शहर से बाहर ही रहना है, बिकॉज यू आर शुद्राज, यू आर नॉट अलाउड टू लिव देयर विद अस, आपको हमारे साथ नहीं रहना है, यू हैव टू स्टे आउटसाइड द सिटी। और वो ये भी लिखता है कि इफ़ सच अ मैन एंटर्स अ टोन और अ मार्केट प्लेस, कि अगर ऐसा कोई इंसान जो अनटचेबल, जिसको अनटचेबल करार दिया गया है, अगर वो मार्केट या किसी शहर में दाखिल होता था तो उसको क्या करना पड़ता, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड, उसको एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता उसको बजाना पड़ता था, ताकि इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, ताकि खुद को सेपरेट कर पाए, लोगों को ये पता चले कि ये इंसान जो है ये एक शुद्रा है, तो वो उससे थोड़ा सा दूर रहें। पीपल हियरिंग दिस साउंड नो व्हाट इट मीन्स, लोग इसकी साउंड जब सुनते थे उनको पता चलता कि ये इंसान कौन है, तो उससे दूर रहते थे। एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, और उसके बाद वो अवॉइड करते, उससे उससे टच होना, वो उसके साथ टच नहीं होते थे। मतलब इस तरह की ट्रीटमेंट की जाती थी कुछ लोगों के साथ पहले। उसके बाद बन्ना भट्टा ने भी हमें एक क्लियर पिक्चर दी है किंग्स की आर्मी के बारे में, कि जब वो मूव करते थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो किस तरह से जाते थे, किस तरह किंग की आर्मी जो थी वो कितनी थी, उसके बारे में बन्ना भट्टा ने हमें कुछ बताया है। तो यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है, इसमें बताया गया है। द किंग्स आर्मी, द किंग ट्रेवल्ड विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। किंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट के साथ ट्रैवल करता, मतलब बहुत ज़्यादा हथियार औजार अपने साथ लेके वो ट्रैवल पे जाता था, मतलब यात्रा पे जाता था। वेपन्स के अलावा कुछ डेली जो रोज़ाना इस्तेमाल होती थी चीज़ें, जैसे कि पोट्स है, पेन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल, फूड जिसमें जानवर आते हैं, गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, तो इन सारी चीज़ों को जो है किंग अपने साथ ही लेता था जब वो कहीं जाता था। और इन सबको कैरियर करता कार्ट्स पे, कार्ट्स मतलब एक टू व्हीलर्स, एक गाड़ी होती है जिसको घोड़ों के ज़रिए चलाया जाता है। तो उन पर घोड़ों पर उस गाड़ी पे लोड करके घोड़ों के ज़रिए उसको मतलब चलाया जाता था, और उसको आगे अपने साथ वो लेते थे। और एनिमल्स को भी अपने साथ लेते, जैसे कि कैमल्स और एलिफेंट्स को भी अपने साथ लेते थे। ये बहुत बड़ी जो ह्यूज आर्मी उसके पास होती थी। इसके साथ कुछ म्यूजिशियन भी थे जो ड्रम को बजाते थे, और कुछ दूसरे भी थे जो हॉर्न्स को बजाते थे और ट्रम्पेट्स को बजाते थे। अब जो विलेजर थे वो उनको रास्ते में, जो विलेजर थे वो उनको हॉस्पिटलिटी, वो उनकी मेहमान नवाजी करते थे रास्ते में। वो उनके पास गिफ्ट लेके आते थे, कर्ड्स, गुड़, फ्लावर्स, और उसके बाद कुछ चारा भी लाते थे वो उन जानवरों के लिए जो बादशाह के साथ होते थे। उम्मीद है कि यहाँ तक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद वो क्या करते, वो किंग्स से मिलने की भी कोशिश करते, और उनकी जो कंप्लेंट्स होती थी, शिकायतें होती थी, और कुछ दरख्वास्त होती थी, वो किंग के सामने रखते थे। और आर्मी जो थी ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्ट करती थी। आर्मी जो थी जब ये जाती थी विलेज से जब वो गुजरती थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही मचाती थी वहाँ पर वो। एलिफेंट्स ऑफन ट्रैम्पल्ड डाउन द हट्स ऑफ विलेजेस, तो जो गांव वालों की कुछ झोंपड़ियाँ होती थी उनके ऊपर से हाथी चढ़ते थे और उनको तबाही कर देते थे, मतलब ख़त्म कर देते थे उन सारी चीज़ों को। द ऑक्सन यॉक्ड टू द कारवांस ऑफ मर्चेंट्स रन अवे स्कियर्ड बाय द टम्पलेट टम्पलेट टुमल्ट। तो क्या होता था, जो
कारवान्स में जो ऑक्सन जो बैल होते थे ना, तो आपने बैल को देखा होगा, जब उनको जोड़ा जाता है उनके ऊपर जो एक लकड़ी डाली जाती है जिससे उनको जोड़ा जाता है, उसको यॉक कहा जाता है। तो जो बैल वहाँ से आते थे, जो हाथी आते, तो वो सारे क्या करते, गाँव में जितनी भी चीज़ें होती उनको तबाह करके वहाँ से चले जाते थे। तो बना भट्टा ने कहा है कि ऐसी हालत होती थी कि पूरी दुनिया जो थी वो ऐसा लगता कि ये डस्ट से स्वेलो हो गई है, मतलब डस्ट ने इस पूरी दुनिया को स्वेलो कर लिया है। ऐसी हालत हुआ करती जब किंग्स की आर्मी, एलिफेंट्स और बाकी सारी चीज़ें वहाँ से गुजरती थी। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 9 जो है ये एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।